दोस्तों, ये है edu.insight और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं कृषि समाज में महिलाएं मुगल काल में, यानी कि मुगल काल में कृषि समाज में महिलाएं, विमेन इन एग्रेरियन सोसाइटीज। मुगल काल के कृषि समाज में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका मानी जाती थी। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम किया करती थी। पुरुष खेत जोतते थे एवं हल चलाते थे। महिलाएं बुआई, निराई, कटाई एवं पकी हुई फसलों से दाना निकालने का कार्य किया करती थी। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास आरंभ हुआ, तो उस समय घर परिवार के संसाधन और श्रम उत्पादन की बुनियाद बने। और निसंदेह ऐसे समय में लिंग के आधार पर किया जाने वाला मतभेद मुमकिन रहा ही नहीं। इसके बावजूद महिलाओं की जैव वैज्ञानिक क्रियाओं से संबंधित लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। उदाहरण के तौर पर अपने मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएटिंग के समय महिलाओं को पश्चिम भारत में हल अथवा कुम्हार के चाक यानी कि पॉटर्स व्हील को छूने एवं बंगाल में पान के बागान में जाने की अनुमति नहीं होती थी। दस्तकारी के अनेक उत्पादन कार्य महिलाओं के श्रम पर निर्भर करते थे। इनमें सूत कातने यानी कि स्पिनिंग यार्न, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने एवं गूंथने एवं वस्त्रों की कढ़ाई के कार्य महत्वपूर्ण थे। जिस वस्तु का जितना वाणिज्यकरण होता था, उसके उत्पादन के लिए महिलाओं के श्रम की मांग में वृद्धि हो जाती थी। वास्तव में किसान एवं दस्तकार महिलाएं आवश्यकता पड़ने पर बोझा ढोने, पत्थर तोड़ने, घरों में काम करने एवं बाजारों में भी कार्य किया करती थी। क्योंकि उस समय समाज श्रम पर निर्भर था, इसलिए बच्चे उत्पन्न करने के कारण महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। इसके बावजूद विवाहित महिलाओं की कमी थी। इसके लिए कुपोषण, बार बार मां बनने एवं बच्चे की पैदाइश के समय मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत अधिक थी। इसके चलते किसान एवं दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज प्रचलित हुए जो संभ्रांत समूहों यानी कि इलीट ग्रुप से काफी भिन्न थे। अतः कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की आवश्यकता होती थी, न कि दूल्हे के लिए दहेज की। इन ग्रामीण समुदायों में तलाकशुदा महिलाओं एवं विधवाओं दोनों की ही पुनर्विवाह करने की अनुमति थी। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतना महत्व दिया जाता था कि उसके काबू से बाहर होने का सदैव खतरा बना रहता था। प्रचलित परंपराओं के अनुसार घर का मुखिया एक पुरुष होता था, अतः महिला पर परिवार एवं समुदाय के पुरुषों द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। बेवफाई के शक पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जाते थे। राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के प्रदेशों से मिले दस्तावेजों से हमें अनेक ऐसी दरख्वास्तें यानी कि पिटीशंस मिली हैं जो महिलाओं ने न्याय एवं मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायतों को भेजी थी। इनमें पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं अथवा वे उन पर पत्नी एवं बच्चों को अनदेखा करने का आरोप लगाती हैं। पुरुषों की बेवफाई करने पर उन्हें कम ही दंडित किया जाता था, लेकिन राज्य एवं जाति के लोग ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते थे कि परिवार के भरण पोषण का प्रबंध हो जाए। जब महिलाएं पंचायत को अपनी दरख्वास्त देती थी तो उनके नाम दर्ज नहीं किए जाते थे। इनमें दरख्वास्त करने वाली का हवाला गृहस्थी के मुखिया की मां, बहन अथवा पत्नी के रूप में किया जाता था। भूमिहर भद्रजनों यानी कि लैंडेड जेंट्री में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का अधिकार मिला हुआ था। पंजाब में महिलाओं, जिनमें विधवा महिलाएं भी सम्मिलित थीं, पुश्तैनी संपत्ति की अधिकारी हुआ करती थी। हिंदू एवं मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। वे उसे गिरवी रख सकती थी अथवा उसे बेच भी सकती थी। बंगाल में भी महिला जमींदारी प्रचलित थी। 18वीं शताब्दी में बंगाल की सबसे बड़ी जमींदारी राजशाही की थी। वह जमींदारी एक महिला ही थी। edu.insight के आज के अंक में बस इतना ही।